हे गाइस, तो द बैटमैन को रिलीज होने में भी 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। और क्योंकि ये मूवी एक नई बैटमैन ट्रिलॉजी को किक ऑफ करने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और मूवी की बात की जाए जिसने भी एक एपिक ट्रिलॉजी का फाउंडेशन रखा था, और वो मूवी है बैटमैन बिगिंस। इस मूवी का काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा था हॉलीवुड में सुपर हीरो मूवीज को लेके, और इस मूवी ने एक और बहुत सही चीज की। इस मूवी ने क्रिस्टोफर नोलन को ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर दिया। इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बैटमैन की पॉपुलैरिटी आज जिस लेवल की है, उस लेवल की पॉपुलैरिटी उसकी 90s तक नहीं थी। वेस्टर्न ऑडियंसेस काफी ज्यादा फेमिलियर थी एडम वेस्ट की बैटमैन सीरीज से, जो 1966 में आई थी, लेकिन वो बैटमैन बहुत ही अलग था एज कम्पेयर टू बैटमैन जिसे हम आज जानते हैं। और नो डाउट वो सीरीज काफी सालों तक हिट रही और ऑडियंसेस के दिमाग में बैटमैन की एक कॉमिकल इंप्रेशन बन गई। और इस इमेज को चेंज किया टिम बर्टन ने 1989 में, जब उन्होंने अपना वर्जन रिलीज किया बैटमैन का, जो कि काफी डार्क था। लेकिन इस मूवी ने लोगों का परसेप्शन चेंज किया बैटमैन को लेके, और लोग उसे थोड़ा सीरियसली लेने लगे। 1989 की द बैटमैन काफी बड़ी हिट साबित हुई और अल्टीमेटली वार्नर ब्रदर्स ने उसका सीक्वल भी ग्रीन लाइट कर दिया, जिसके चलते 1992 में द बैटमैन रिटर्न्स रिलीज हुई। लेकिन ये मूवी और भी ज्यादा डार्क थी। डार्क इन द सेंस कि ये मूवी काफी ज्यादा वायलेंट और कुछ हद तक सेक्सुअलाइज थी, जिसकी वजह से इसे देखने वाली ऑडियंस अब लिमिटेड थी। और इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स जो थे वो भले ही कॉमिक बुक कैरेक्टर्स थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज उनके कॉमिक बुक काउंटरपार्ट से काफी ज्यादा अलग थी। इनफैक्ट टिम बर्टन की दोनों मूवीज को इसी रीजन की वजह से ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो दोनों मूवीज सोर्स मटेरियल को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती, और बैटमैन रिटर्न्स उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी पहली बैटमैन हुई थी। सो यही से वार्नर ब्रदर्स अपना प्लान फिर से चेंज किया, सो दैट बैटमैन अब वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस को अपील करे, और उन्होंने टिम बर्टन के बदले जोल शूमाकर को ऑनबोर्ड किया अगली बैटमैन मूवी बनाने के लिए। और 1995 में उन्होंने बैटमैन फॉरएवर रिलीज की, जिसका टोन पिछली बैटमैन मूवी से काफी ज्यादा लाइटर था, और वो फिल्म काफी सक्सेसफुल भी हुई। और वार्नर ब्रदर्स को इस मूवी के टॉय मर्चेंडाइज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इसी रिजल्ट को देख के वार्नर ब्रदर्स ने जोल शूमाकर के साथ अगली मूवी भी ग्रीन लिट कर दी। और इस बार वार्नर ब्रदर्स का टारगेट था और भी ज्यादा कमाना टॉयज और मर्चेंडाइज बेचकर, जिसकी वजह से अगली बैटमैन मूवी एक मूवी कम और टॉय कमर्शियल ज्यादा लग रही थी। इनफैक्ट हम ये कई जगह पढ़ सकते हैं कि बैटमैन एंड रॉबिन एक तरह से टॉयज को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जो कि असल में उल्टा होना चाहिए था। यूजुअली हम टॉयज और मर्चेंडाइज मूवी के बाई प्रोडक्ट के तौर पे देखते हैं, जो कि मूवी के बनने के बाद और रिलीज होने से कुछ वक्त पहले बनना और बिकना शुरू होते हैं। इस मूवी का टोन इतना ज्यादा लाइट था कि ये मूवी ऑलमोस्ट कैंपेनेस के लेवल तक चली गई थी, और अल्टीमेटली बैटमैन एंड रॉबिन बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पर 1997 में। और ये मूवी अब भी IMDb के वर्स्ट 100 मूवीज में आती है। लोगों का बैटमैन में इंटरेस्ट भी काफी हद तक कम हो चुका था, और इसी मूवी के साथ बैटमैन फ्रेंचाइज भी एक तरह से खत्म हो चुकी थी। कई लोगों का मानना है कि शायद यही रीजन था कि वार्नर ब्रदर्स ने कमर्शियल डायरेक्टर ना चुन के क्रिस्टोफर नोलन को चांस दिया, जिन्होंने लिटरली बैटमैन को दोबारा रिवाइव किया। उन्होंने सबसे पहले वो चीज की जो किसी भी पिछली बैटमैन मूवीज ने नहीं किया था। उन्होंने बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी पर फोकस किया और उस कैरेक्टर को एक रियल वर्ल्ड में सेट किया, जिससे ब्रूस वेन जैसे कैरेक्टर से भी ऑडियंसेस काफी रिलेट कर पाए। हम लिटरली ब्रूस को ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं और निंजा बनते हुए देखते हैं, जो कि उसके फाइटिंग स्किल्स को जस्टिफाई करता है, और उसे ट्रेनिंग भी मिलती है मूवी के एंटागनिस्ट रास अल गुल की वजह से, जिसके चलते मूवी के क्लाइमैक्स में बैटमैन और रास अल गुल की फाइट में मिस्ट्री रहती है, कंसिडरिंग रास अल गुल यहाँ बैटमैन का टीचर था और उससे काफी ज्यादा नॉलेजेबल था। हमें ब्रूस वेन के बचपन के बारे में भी दिखाया जाता है, और कैसे उसके माँ बाप का मरना उसे अफेक्ट करता है, और उसकी क्या मेंटालिटी बनती है गौतम में क्राइम को लेके। यही आइडियल्स उसे और रास अल गुल को अलग करते हैं। इसके अलावा हम एक सिग्निफिकेंट रोल देखते हैं स्केरक्रो का, और कैसे उसका फियर टॉक्सिन लोगों को अफेक्ट करता है। स्केरक्रो और रास अल गुल को इससे पहले किसी भी लाइव एक्शन बैटमैन मूवी में नहीं दिखाया गया था। इस मूवी का थीम एक तरह से अपने फियर को ओवरकम करने के बारे में ही है, और कैसे अपना फियर अपने दुश्मनों पे इन्फ्लिक्ट करना। ऑल्सो ये पहली मूवी थी जिसमें हम बैटमैन और गॉर्डन को सही में एक साथ काम करते हुए देखते हैं। ये हमने एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक बुक्स में तो कई बार होते हुए देखा है, लेकिन लाइव एक्शन मूवीज में गॉर्डन का रोल लिटरली ना के बराबर हुआ करता था। इस मूवी में हम पहली बार वो दोनों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं, और ये पार्टनरशिप डेफिनेटली ट्रिलॉजी के एंड तक चलती है। अल्फ्रेड को हम पुरानी बैटमैन मूवीज में भी देखते थे, लेकिन माइकल केन के परफॉर्मेंस ने इस रोल को काफी ज्यादा मेमोरेबल बना दिया,
और एक तरह से हम उनके रोल को एक कॉमिक रिलीफ के तौर पर भी देख सकते हैं। लूशियस फॉक्स भी एक और सपोर्टिंग कैरेक्टर है जिसके लिए ये मूवी एकदम सही है, क्योंकि भले ही ब्रूस वेन कितना भी स्मार्ट हो, इतने सारे गैजेट्स और व्हीकल्स खुद से बनाना एक रियल वर्ल्ड में एक आदमी के लिए काफी इम्पॉसिबल है। और यहीं पर लूशियस फॉक्स का कैरेक्टर आता है जो वेन एंटरप्राइजेस के R&D डिपार्टमेंट को संभालते हैं। उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें डेफिनेटली आगे चल के पूरी ट्रिलॉजी में देखने मिलता है। और लास्ट में एक चीज जो कि हमेशा मेमोरेबल रहेगी वो है हांस जिमर का बैटमैन थीम। यही वो मूवी थी जहां पहली बार वो एपिक बैकग्राउंड स्कोर चला था और मूवी के स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी बार ये बजता है हर बार लोगों को गूज़बम्स आते हैं। और नो डाउट हांस जिमर आगे की 2 मूवीज में अपने स्कोर को और एक्सपांड करते हैं, जो कि अब वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो थीम बन चुका है। और इस मूवी को कई बार डार्क नाइट से भी कंपेयर किया गया है। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस और स्टोरी टेलिंग के मामले में डार्क नाइट बहुत ही आगे है इस मूवी से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से इस मूवी को डार्क नाइट से कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो बैटमैन बिगिंस ने एक पूरी बैटमैन फ्रेंचाइज को बचाया। जैसे कि मैंने पहले बताया, बैटमैन एंड रॉबिन ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था इस फ्रेंचाइज को। अगर बैटमैन बिगिंस हिट ना हुई होती तो हमें डार्क नाइट जैसा स्पेक्टेकल देखने कभी ना मिलता। दूसरी वजह है कि डार्क नाइट में जोकर सेंटर स्टेज पर होता है रादर देन बैटमैन, और वो मूवी लोगों को ज्यादा याद है जोकर की वजह से, जो कि राइटफुली मेमोरेबल थी हीथ लेजर के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन बैटमैन बिगिंस सोली बैटमैन और ब्रूस वेन की मूवी है और सबसे इंपैक्टफुल रोल भी उसी का है। मूवी में विलेंस भी है लेकिन वो बैटमैन को ओवरशैडो नहीं करते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस मूवी ने क्रिस्टोफर नोलन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया अपना टैलेंट दिखाने के लिए। इवन दो उन्होंने बैटमैन बिगिंस के पहले भी माइंड ब्लोइंग मूवीज बनाई थी, उनकी पास्ट और प्रेजेंट वाली स्टोरी टेलिंग और सेंस ऑफ रियलिज्म ही इस मूवी के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे, जो ऑडियंस को एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देते। और आगे की सीक्वल्स में वो सही में दिखा देते हैं कि वो क्यों आज के टाइम के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है। ओवरऑल इस मूवी ने सुपर हीरो जॉनरा को रीडिफाइन किया था 2005 में, और उसके बाद कई सारे सुपर हीरो मूवीज ने इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, बट कोई भी मूवीज इतनी सक्सेसफुल और इंपैक्टफुल नहीं हो पाई जितनी बैटमैन बिगिंस और क्रिस्टोफर नोलन की पूरी डार्क नाइट ट्रिलॉजी हुई। और ऐसी कोई भी जॉनरा डिफाइनिंग मूवीज जब बनती है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बैटमैन बिगिंस ने इसी में एक्सेल किया है। तो क्या आपने बैटमैन बिगिंस देखी है? अगर हाँ, तो इस मूवी का कौन सा मोमेंट आपका फेवरेट है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।